नमस्कार बच्चों, आप सबका पोर्ट ब्रेक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए मेरी रिवीजन क्लास चल रही है जिसमें मैं वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं उन प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। इसी श्रेणी में मैं आज क्लास 12th के बच्चों के लिए अकाउंट्स में पार्टनरशिप साझेदारी में से रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मदें लिखी जाती हैं और उनसे संबंधित एक प्रश्न मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलो बच्चों, देखते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। तो बच्चों, सबसे प्रमुख बात हमारे लिए है कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्यों बनाया जाता है। तो अगर यदि किसी भी साझेदारी फर्म में अगर लाभ हानि अनुपात में अर्थात साझेदारी संलेख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक साझेदारों को वर्तमान में संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य की जानकारी होना आवश्यक है और उसी मूल्य को हम बैलेंस शीट में भी दर्शाते हैं। तो उसी कारण से हमें क्या बनाना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसको हमको बताने के लिए कि वर्तमान में संस्था के पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं और किस मूल्य पे है और संस्था पे कितने लायबिलिटीज़ हैं और उस लायबिलिटीज़ का क्या वैल्यू है, उसको बताने के लिए भी वर्तमान में हमको क्या करना पड़ता है, समस्त दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई साझेदार फर्म से अलग होता है अर्थात रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण प्राप्त करता है, उस स्थिति में भी जाने वाला साझेदार जो होता है वर्तमान संपत्ति के मूल्य का वैल्यूएशन करके हम उसका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस में भी वो अपना अधिकार चाहता है या पाना चाहता है। ठीक उसी प्रकार अगर किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में भी हमको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो हम ये साधारण रूप से यह कह सकते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता कब कब बनाया जाता है, एक जब साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है, दूसरा जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है और तीसरा अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में हमें पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। ये कैसे बनता है, तो बच्चों ये पूर्ण रूप से लाभ हानि खाता बनता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है उसी प्रकार बनता है जिसमें मैंने आपको एक प्रारूप बनाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का। तो इसका प्रारूप होता है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, पर्टिकुलर अमाउंट विवरण राशि विवरण। जिस प्रकार से लाभ हानि खाता बनता है उसी प्रकार से इसको भी बनाया जाता है। हाँ, अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में इस पुनर्मूल्यांकन खाता को लाभ हानि समायोजन लेखा भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। जब कोई पार्टनर एडमिशन करता है या साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है उस स्थिति में जो बनाया जाता है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। और जब कोई साझेदार रिटायर्ड होता है, अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु होती है, उस समय जब बनाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, लाभ हानि समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाता है। तो ये किस प्रकार से बनता है बच्चों, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसका दो पक्ष होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में हम लिखते हैं संपत्ति के मूल्य में कमी, रिड्यूसिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डेप्रिसिएटेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट भी कहा जाता है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट भी कहा जाता है, संपत्ति के मूल्य में कमी होना। तो बच्चों, संपत्ति के मूल्य में कमी जो होती है तीन कारणों से होती है और तीन प्रकार से आपको प्रश्न में बताएगा। पहला बताएगा आपको कि साझेदारों के द्वारा जो भी हमारे वहां पे संपत्तियां हैं तो उन संपत्तियों में से आपको बता देगा, जैसे हमारे व्यापार में कुछ स्थायी संपत्तियां होती है
ट्रेंजिबल और इंट्रेंजिबल होती है। तो स्थायी संपत्तियां जो होती है, जिसमें मुख्य रूप से हमारा आता है भवन आता है, फर्नीचर आता है, मशीन आता है, प्लांट आता है। तो इन संपत्तियों का लगातार उपयोग करने से इसके मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। उस कमी को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो आपको प्रश्न में स्पष्ट समायोजन में कह देता है कि फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाइए, डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, या बिल्डिंग पे चार्ज कीजिए, या मशीन पे चार्ज कीजिए। तो डायरेक्ट आप जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्या दी हुई है, जिस प्रकार से बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में जैसे बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, तो इन संपत्ति पे अगर आपको क्वेश्चन में बोल देता है, जैसे हमको बोल देता है कि भवन पे 10% ह्रास लगाइए, तो आप 10% ह्रास लगाएंगे। तो इस तरह से एक बोलेगा आपको स्थायी संपत्तियों पर एक निश्चित दर से ह्रास लगाने के लिए। तो आप बुक वैल्यू अर्थात बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो मूल्य दिया रहेगा उसका निर्धारित प्रतिशत निकाल करके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। दूसरा कंडीशन इसमें यह रहता है, आपको स्पष्ट बोल देता है कि फर्नीचर के मूल्य में 2000 रुपए की कमी हुई, या स्टॉक का मूल्य 1000 रुपए से कम हुआ, तो आपको डायरेक्ट जिस संपत्ति का जितना मूल्य कम हुआ बोलता है, आप डायरेक्ट संपत्ति का नाम लिख करके जो समायोजन में राशि दी हुई है उस राशि को आप लिख देंगे, एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दी है उसको लिखेंगे। तीसरी कंडीशन ये रहती है, आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो वैल्यू दी रहती है वो बुक वैल्यू कहलाती है, और नीचे एक समायोजन में मूल्य दी रहती है वो एडजस्टमेंट वैल्यू या करंट का रिवैल्यूएशन कहलाता है। तो आपको बुक वैल्यू से समायोजन में जो मूल्य दिया हुआ है उससे आपको तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। अगर ऊपर जो मूल्य दिया है उसकी तुलना में अगर संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है तो आपको कहाँ लिखना है बच्चों, डेबिट में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मशीन का मूल्य आपको एसेट साइड में बुक वैल्यू 20,000 दिया हुआ है, और नीचे में आपको बता रहा है मशीन का मूल्य 15,000 है। तो इसका मतलब 5,000 रुपए से हमारी मशीन का मूल्य क्या हो गया है, कम हो गया। तो उसको आप कहाँ लिखेंगे बच्चों, डेबिट पे लिखेंगे। तो 3 प्रकार से आपको संपत्ति के मूल्य में कमी के बारे में जानकारी देगा, तो विशेष ध्यान रख करके आप उसका कमी जितना मूल्य कम हो रहा है उसको लिखेंगे। दूसरा होता है आपका बैड डेब्ट्स भी होता है। हमेशा हमारा क्या होता है, देनदार भी हमारी संपत्ति है, तो देनदारों में हमको क्या कहता है, डूबने की संभावना रहती है, बैड डेब्ट्स हो जाता है, तो उससे भी हमारी संपत्ति के मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। चलिए बच्चों, ठीक इसका उल्टा, अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स या एप्रिसिएटेड ऑफ द एसेट्स बोलेगा, तो उस कंडीशंस में हमको क्या करना है, जैसे एग्जांपल के रूप में आपको स्पष्ट बोलता है भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। भवन 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का 20% निकालिए, 20,000 आएगा, उस 20,000 को भवन बोल के लिख देंगे। दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया रहेगा, आपको एसेट साइड में दिया है भवन 1 लाख रुपए, और नीचे समायोजन में आपको दिया हुआ है भवन का वर्तमान मूल्य कितना है, 1,20,000 रुपए। तो आपको यहां भी वर्तमान मूल्य और पुराने मूल्य के अंतर के राशि को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे वृद्धि में 2 प्रकार से बोलेगा, एक स्पष्ट बताएगा कि 20,000 रुपए की वृद्धि हो गई, या 20% वृद्धि हो गई, या आपको पुराना मूल्य और नया मूल्य दिया रहेगा, दोनों में तुलना करके जितना मूल्य बढ़ गया है उतना लिखेंगे। सामान्यतः भवन और भूमि, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हमेशा बढ़ता है, और कई बार स्टॉक और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी बढ़ता है जनरली, नहीं तो हमारी मशीन, फर्नीचर, डेटर्स, इनका मूल्य हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में, और संपत्ति के मूल्य में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को लिखा जाता है क्रेडिट में, और संपत्ति के मूल्य के कमी को कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। दूसरा पॉइंट है बच्चों, दायित्व में वृद्धि, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। जो हमारे दायित्व हैं उसमें वृद्धि हो जाता है। तो दायित्व में मुख्य रूप से हमारे क्या क्या होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लोन, बैंक लोन आदि। तो ये कई बार क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। सिंपल एग्जांपल के रूप में आपने बैंक से लोन लिए हो 10,000 रुपए का, तो आपका उसका इंस्टॉलमेंट पटाना था या आपको उसका इंटरेस्ट देना था, आपने ना तो इंटरेस्ट पटाया हो ना तो आपने इंस्टॉलमेंट पटाया हो, तो नेचुरल है आपका लोन जो 10,000 था वो लोन बढ़कर कितना हो गया, 12,000 हो गया। मतलब 2,000 रुपए से
आपके दायित्व में, लाइबिलिटीज में क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है, जो फर्म के लिए लॉस है उसको अपन को कहाँ लिखना है, डेबिट में। ठीक इसका उल्टा दायित्व में कमी होना, तो यही लेनदार है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसमें कमी होना। अर्थात मान लीजिए हमारा 10,000 रुपये का क्रेडिटर था और हमको उसको लौटाना है, तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, हमने कहा भाई हम नहीं पटा पा रहे हैं, तो कहता है ठीक है आप 10% कम भुगतान कर दो। तो 2,000 रुपये का मान लीजिए हमारा लेनदार था, उसका 10% 200 रुपये हम कम देंगे, हम 1,800 रुपये पे करना हमें, तो 200 रुपये का हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। अर्थात दायित्व में क्या हो गई, कमी हो गई है। इसी प्रकार कई बार क्या होता है, क्रेडिटर्स को या बिल्स पेबल को हम राइट अप कर देते हैं, अपलेखित कर देते हैं, तो उसको भी हमको कहाँ लिखना पड़ता है बच्चों, क्रेडिट में। चलिए, तो आपका सिंपल आपने क्या देख डाले, संपत्ति में कमी होगा तो डेबिट में, संपत्ति में वृद्धि होगा तो क्रेडिट में, दायित्व में वृद्धि होगा तो डेबिट में, और दायित्व में कमी होगा तो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में लिखा जाता है। उसके पश्चात हमारा आता बच्चों डूबत ऋण संचिति के बारे में, बैड डेट रिजर्व के बारे में, है ना। तो देनदारों पर संचय कीजिए बोलता है ना। तो देनदारों पर संचय का मतलब क्या होता है, हमने जो उधार माल बेचे हैं उनमें हमको 10% या 5% डूबने की संभावना होती है, या उतना रुपए हमको कम मिलने वाला होता है। तो वो जो हमारा, अगर हमको समायोजन में हमको देनदारों पे बोल देता है, जैसे यहाँ बोला है देनदारों पर 10% संचय कीजिए, या देनदारों पर डूबत ऋण संचय कीजिए, या संदिग्ध ऋण संचय कीजिए, तो इसमें संचय का वृद्धि हो रही है ना। आपकी डूबत ऋण संचिति क्या हो रही है, बढ़ रही है। सीधी सी बात है, पहले आपका 1,000 लॉस हो रहा होगा, अब मान लीजिए 10% और लॉस हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हानि को हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। अब हमारे कई बार क्या होता है, डूबत ऋण संचिति में कमी होती है, ये कैसे कमी होती है, तो इसके बारे में बच्चों कई बार क्या करता है, आपको क्वेश्चंस में क्या देता है, डेप्टर्स बोल के दे देगा 20,000 रुपए, और यहां पे देता है आपको बैड डेट रिजर्व 2,000 रुपए, और बाहर में कितना लिखता है, 18,000 रुपए लिखता है। ज्यादातर प्रश्नों में हमको सीबीएसई के लगभग क्वेश्चन में इसी प्रकार हमको देता है, हमारे सीजी के भी अन्य भी मिलेगा आपको। तो डेटर्स 20,000 है, बैड डेट कितना है, 2,000 कहाँ दिया है, संपत्ति में दिया है। अब ये 2,000 रुपए हमारे डूबने की संभावना है, बैड डेट रिजर्व, एक प्रकार से लाइबिलिटी सही है ना। तो अब इसमें वृद्धि बोलता है, पहले से ऑलरेडी 2,000 रुपए डूब रहा है, अब बोलता है उसमें हमको बोलता है 1,000 रुपए डूबत ऋण संचय में 1,000 की वृद्धि हो गई बोलता है। ऑलरेडी आपका 2,000 डूब रहा था, और साथ में क्या बोलता है, 1,000 रुपए और डूबने की संभावना है या वृद्धि हो गई बोलता है। तो मतलब आपका क्या हो गया, 3,000 हो गया, तो 1,000 आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो दो तो हो ही रही है, उसके अतिरिक्त आपका 1,000 क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक उसी प्रकार बोलता है डूबत ऋण संचिति में 500 रुपए की कमी हो गई बोलता है। तो अब आप पहले आपका 2,000 डूब रहा था, अब कितना डूब रहा बोलता है, 500 रुपए कम हो गया बोल रहा है, अर्थात अब 1,500 डूबेगा, मतलब संस्था को 500 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो डूबत ऋण संदिग्ध संचिति में अगर कम बोलता है, कमी बोलता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बैड डेट रिजर्व बोलता है, तो उसको आपको बच्चों कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो इस पॉइंट में लगभग बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो इस पर आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला हमारा पॉइंट होता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, और क्रेडिट साइड में होता है अनरिकॉर्डेड एसेट। ये कैसे पहचानेंगे और क्या होता है ये, तो बच्चों बैलेंस शीट साइड में हम एसेट्स के बारे में देख रहे हैं। तो बैलेंस शीट साइड में हमको क्या है, मान लीजिए वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीचे में एडजस्टमेंट में बोल रहा है विनियोग या इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए, तो आपके बैलेंस शीट के एसेट में छूट गई है संपत्ति, रिकॉर्ड में नहीं है, और कहाँ दिया हुआ आपको, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो ऐसी संपत्ति को वृद्धि मानेंगे, या अनरिकॉर्डेड एसेट को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, कंटीजेंसी लाइबिलिटीज होता है। हमको पहले से पूर्वानुमान नहीं था कि हमको किसी व्यक्ति को देना है या कोई खर्च होने वाला है, जो होने वाला होता हमारा होता, हम लाइबिलिटीज पे लिखा रहता है। अगर लाइबिलिटी साइड में शो नहीं है, लेकिन समायोजन में बोल रहा है कि अवैधानिक व्यय का व्यय 2,000 भुगतान किया,
या 1,000 रुपये का बोलता है हमको कंटीजेंसी लाइबिलिटीज है, तो उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट में। तो इस तरह से बच्चों 4 आइटम डेबिट में और 4 आइटम क्रेडिट में आते हैं, इसके अलावा कोई भी आइटम इसमें नहीं आते। साधारण रूप से हम देखेंगे संपत्ति में कमी को डेबिट में लिखते हैं, संपत्ति के वृद्धि को क्रेडिट में, दायित्व में वृद्धि को डेबिट में लिखते हैं, दायित्व में कमी को क्रेडिट में लिखते हैं। डूबत ऋण संचिति में वृद्धि होता है तो डेबिट में लिखेंगे, बैड डेब्ट रिजर्व में कमी होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड छूटे हुए कोई भी लाइबिलिटीज है जो समायोजन में दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट में दिए हुए हैं, लाइबिलिटी साइड में नहीं है, उनको आप डेबिट में लिखोगे। और ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट जो एसेट साइड में नहीं दर्शा रहा है लेकिन एडजस्टमेंट में आपको दर्शा रहा है, तो उसको कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। फिर इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस में अगर डेबिट साइड में कम आता है तो प्रॉफिट आएगा और क्रेडिट साइड में कम आएगा तो लॉस आएगा। इस प्रॉफिट को अगर नए न्यू पार्टनर एडमिशन के कंडीशन में आप बना रहे हो तो इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे। अगर यदि ये रिटायरमेंट की स्थिति में बन रहा है तो उस कंडीशन में इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर बांटेंगे, रिटायर पार्टनर भी बांटेंगे और जो बचे हुए पार्टनर भी बांटेंगे। और अगर साझेदारी संलेख में परिवर्तन की स्थिति में बन रहा है तो उस समय भी तीनों या ऑल पार्टनर्स क्या करेंगे, इसको बांटेंगे। इसको या तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या तो हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट्स में। तो चलो बच्चों, आपने क्या देखा, तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, रवि, सोम और मंगल 2:3:5 के रेशियो में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इनका हमको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमको बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स और कैश दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार इधर क्रेडिटर्स दिया है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है और आपको कैपिटल दिया हुआ है, जिसमें रवि की कैपिटल है 20,000 रुपये और सोम की कैपिटल 18,000 रुपये, मंगल की कैपिटल 16,000 रुपये। तो ये इसको हम बुक वैल्यू कहा जाता है, जो एसेट साइड में वैल्यू रहती है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। अब नीचे आपको एडजस्टमेंट में बता रहा है कि 1 जनवरी 2026 को मंगल रिटायरमेंट हो गया, बोलता है। किससे रिलेटेड सवाल है ये, रिटायरमेंट से संबंधित सवाल है। तो रिटायरमेंट हो गया है, कौन रिटायरमेंट हो गया है, मंगल जो है रिटायरमेंट हो गया है। और उस स्थिति में हमको क्या करने बोला है, कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको फर्म का रिवैल्यूएशन अकाउंट या लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाने बोलेगा। तो सबसे पहले आपको मालूम है, आपने देखे हैं कि संपत्ति में अगर कमी होती है तो डेबिट में, संपत्ति में वृद्धि होती तो क्रेडिट में लिखती है, हमको अच्छे से मालूम हो चुका है। तो अब आप प्रश्न देखिए, भवन एवं फर्नीचर के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई बोला है। तो वृद्धि मतलब कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में आएगा। तो क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे जिस जिस संपत्ति की वृद्धि हो रही है। तो आप बिल्डिंग लिख दीजिए और आपका किस में वृद्धि हो रही है, फर्नीचर में वृद्धि हो रही है तो फर्नीचर लिख दीजिए। कितना वृद्धि हो रही है, 5%। तो भवन आपका कितना दिया हुआ है, 40,000। तो 40,000 का आप क्या निकालेंगे, वैल्यूएशन कर देंगे 5%। तो ये 2 जीरो कट जा रही है, 0 0 4 5 20। तो कितने का हो गया, इसमें 2,000 रुपए की वृद्धि हुई है। बिल्डिंग में कितने की वृद्धि हुई है, 2,000। ठीक उसी प्रकार आपको फर्नीचर दिया हुआ है। तो फर्नीचर कितना दिया है, 20,000 है। 20,000 का आपको 5% निकालेंगे। तो ये 2 जीरो काट दीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 5 दूनी 10। तो कितना आ गया, 1,000 रुपये। तो इस तरह से आप सबसे पहले संपत्ति में वृद्धि हो गई है। दूसरे प्रश्न में आपको बोल रहा है, देनदारों पर 10% संचय कीजिए, है ना। इसका कहने का मतलब है हमारा देनदार कितना है, 15,000 है। इस 15,000 रुपए का 10% हमारा डूब रहा है, मतलब हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। मतलब 1,500 रुपए हमारे देनदारों में हमारी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो संपत्ति में कमी हो रही है, डेटर्स में कमी हो रही है। तो दो कंडीशंस है, आपका संपत्ति में कमी है, डेटर्स को संपत्ति मानते हो, या आपके डूबत ऋण संचिति में वृद्धि भी हो रही है। मतलब पहले हमारा कुछ भी नहीं डूब रहा था, अब हमारा कितना डूब रहा है, 1,500 रुपए डूबने की संभावना बढ़ गई है। मतलब हमारी डाउटफुल रिजर्व बढ़ जा रहा है। तो डेबिट साइड में आप डेप्टर्स लिख देंगे और कितना बैड डेब्ट्स हुआ हमारा, बैड डेब्ट्स रिजर्व जिसको कहा जाता है, आपका 1,500 रुपए आपका क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है।
उसके पश्चात बोलता है लेनदारों पर 5% कटौती का प्रावधान। मतलब हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 12,000 रुपये, हमको इनको 5% कम भुगतान करना है। तो मुझे 5% कम भुगतान करना है, मतलब मेरे दायित्व में क्या हो रही है, कमी हो रही है, लाइबिलिटीज में कमी हो रही है, और लाइबिलिटीज में कमी होना बनता क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका उपयोग कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। बहुत से बच्चे इसको कहाँ लिख के आते हैं, डेबिट में लिख के आते हैं, देनदार समझ करके कर देते हैं। तो इसको देनदार नहीं है, ये लेनदार है, इसमें हमको फायदा हो रहा है। तो 12,000 रुपये का आपको क्या करना है, कितना परसेंट बोला है, 5%। तो 12,000 का 5% निकाल दीजिए, तो 0 12 पंचे 60, तो 600 रुपये का हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। भविष्य में 600 रुपये हमको कम भुगतान करने पड़ेंगे। तीसरा बोलता है वैधानिक व्यय 200 रुपये। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है। क्या है ये, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है, छूटे हुए दायित्व। भाई मुझे कितना पेड करना है, 200 रुपये भुगतान करना है लीगल एक्सपेंसेस का, जिसका उल्लेख बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज हो गई है, या हम इसको लीगल एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड या कंटीजेंसी लाइबिलिटीज भी कहा जाता है, संदिग्ध दायित्व जिसके बारे में हमने सोचे नहीं थे। तो ये संदिग्ध दायित्व है, लीगल का है, कहाँ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। लीगल एक्सपेंसेस वैधानिक व्यय, तो हमको एक्स्ट्रा खर्चा कितना आ गया है हमारा, 200 रुपये हमको क्या देना पड़ रहा है, इसको देना पड़ रहा है। अब बच्चों, अब इसके अलावा हमको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको इसका क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो क्रेडिट साइड में आपका कितना आ जा रहा है, 3,600 रुपये आ रहा है, और डेबिट साइड में कितना आ रहा है, 1,700 रुपये आ रहा है। तो 3,600 में आपको पहले 1,700 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 16 में से 7 गया तो 9 आएगा, और 2 में से तो 1,900 रुपये। तो 1900 आपको क्या आ रहा है, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट कहलाता है, और इस प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर बांटेंगे, रवि और सोम और मंगल, तीनों को मिलेगा। तो तीनों को बांटेंगे, तो बांटने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करेंगे, कितना है आपका 1900 है। आपको यहाँ पे रेशियो दे दिया है 2:3:5, तो ये आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो क्या हो गया, 2/10, 3/10 और 5/10। पहले एक बार 10 से कटा दो तो 190 आ गया। 190 को 2 से भाग दो, इंटू करोगे तो क्या आएगा आपका 380 आएगा। 3 से करोगे तो क्या आएगा आपका 0.3 है ना, 9 3 कितना होता है 27 होता है, और 3 5 और 560। तो आप इसको 19 × 3 कितना होता है 57 होता है, और 5 से इसको कर दो तो 950। तो इस तरह से बच्चों तीनों को आप क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो इसके खाते में कितना गया 380, 570 और आपका 950। तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। इस आधार को आप अच्छे से रट लीजिए, ध्यान रखिए, और इस बेस से आप कोई भी प्रश्न बनाएंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर इसी में अगर आपको क्या बोल देता है, कैपिटल अकाउंट बनाने बोल देता है, तो कैपिटल अकाउंट जब बनता है बच्चों, तो यहाँ पे तीनों कॉलम बनेंगे। किसका किसका बनेगा, आपका कौन कौन है, रवि और सोम और मंगल। इधर भी हमारा आ जाएगा रवि, सोम और मंगल। तो क्रेडिट साइड में आपका सबसे पहला आइटम क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाता है। तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा, 20,000 रुपये, और आपका 18,000 रुपये और 16,000 रुपये। दूसरा आपको यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, उसको आप बांट लेंगे। आपको कितना दिया है, 18,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 18,000 रुपये को क्या करना है, बांटना है। तो 18,000 रुपये को बांटेंगे, एक जाएगा, तो फिर इसका हो जाएगा कितना, 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 8 दूनी 16, 3600। फिर इसी को आपको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से कर दीजिए, तो 8 तिया 24
और 3 एकम 3 और 2 5, 54। हाँ, इसी प्रकार आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 पंचे 40 और 5 9, 9000। तो इस तरह से आपको तीनों में पहले क्या कर देना है, बांट देना है। और रिवैल्यूएशन से आपका प्रॉफिट आया हुआ है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका, इसका है 380, इसका है 570 और इसका है 950। अब इन तीनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। तो 2 का बैलेंस तो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और मंगल के कॉलम में आप क्या लिख देंगे, लोन अकाउंट लिख देंगे। तो इस तरह से आपका क्या बन जाता है बच्चों। अगर आपको इस प्रश्न में कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला हुआ है तो आप कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इसका आ रहा है, टोटल आ जाएगा आपका 23,980, 23,980। और सेकंड वाले का हमारा टोटल आ रहा है 23,000, इसका 970, 23,970। और इसका आ जाएगा आपका आ रहा है जो रिटायर पार्टनर है उसका 25,950, 25,950, यही टोटल में भी रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर ये 6 नंबर में क्वेश्चंस आएगा तो आपको है ना दोनों बनाना रहेगा। और अगर आपको 4 नंबर में प्रश्न आएगा तो आपको केवल क्या बनाना रहेगा, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट बनेगा। बच्चों अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।